हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉब्लम हंट। आप देख रहे हैं पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है डेवलपमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। पिछले क्लास में हमने पीरियोडिक टेबल के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था कि आखिर ये पीरियोडिक टेबल शब्द का मतलब क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, थोड़ा बहुत हमने जानने की कोशिश की थी। आइए अब जानते हैं पीरियोडिक टेबल बना कैसे। उससे पहले एक और बात कि ये जो पीरियोडिक टेबल है इसमें एलिमेंट्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटा गया है। कुछ एलिमेंट्स को एक साथ रखा गया है तो कुछ एलिमेंट्स को अलग अलग, यानी बेसिकली ये क्लासिफिकेशन है एलिमेंट्स का, बंटवारा है। ठीक है, तो आखिर ये क्लासिफिकेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी? तो देखिए, जैसा हम सब जानते हैं दुनिया में 118 एलिमेंट्स है, 118, और उन सभी एलिमेंट्स की स्टडी इंडिविजुअली करना, यानी उन एलिमेंट्स को एक एक करके उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ना, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है और हम शायद ऐसा काफ़ी समय तक में अचीव ना कर पाए। तो स्टडीज़ को ईजियर करने के लिए, यानी पढ़ाई को आसान तरीके से करने के लिए हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते हैं, यानी एक खास ग्रुप में एक खास तरीके के एलिमेंट्स को सजा के रखते हैं। जिससे होगा क्या, हम अगर एक एलिमेंट की स्टडी करने चलेंगे तो हमें उस ग्रुप में मौजूद या उस समूह, उस पीरियड, उस क्लास, जो भी बोलो, उसमें मौजूद सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ का कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। तो एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना एक इजी टास्क तो नहीं था। तो कई सारे साइंटिस्ट्स हुए जिन्होंने अपने अपने राय रखी, यानी उन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की कोशिश की। सबसे पहले जिनका नाम आता है एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में वो है डोबेराइनर। डोबेराइनर ने अपने ट्राइड्स प्रपोज किए। ट्राइड्स का मतलब होता है 3 लोगों का ग्रुप या 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। क्या होता है ये हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे न्यूलैंड। न्यूलैंड ने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिए। अब आप सोच रहे होंगे लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या है, तो प्लीज़ वेट, इसको भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग साइंटिस्ट के नाम जानते हैं। नेक्स्ट साइंटिस्ट थे मेंडलीव, जिन्होंने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन आगे रखा। डिमित्री मेंडलीव, आपने कई बार इनका नाम सुना होगा अपने बुक्स में, प्रीवियस क्लासेस में भी इनके बारे में डिस्कशन है। और लास्टली हेनरी मोज़ले। हेनरी मोज़ले का जो पीरियोडिक टेबल है उसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है और आज के ज़माने में ये सबसे कंपैटिबल है, यानी इसी पीरियोडिक टेबल की स्टडी हम लोग आज भी कर रहे हैं। इसे मोस्ट डेवलप्ड पीरियोडिक टेबल माना जाता है। हालांकि नील्स बोर ने इस टेबल को और फर्दर एक्सटेंड किया है, जो आप लोग अपनी बुक्स में भी देख सकते हैं। तो चलिए एक एक करके इन सारे साइंटिस्ट की अचीवमेंट्स को डिटेल वाइज एक्सप्लोर करते हैं। एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में सबसे पहला नाम डोबेराइनर का आता है। तो चलिए उनके ट्राइड्स के बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। आगे ट्राइड वर्ड का मतलब क्या होता है? ट्राइड वर्ड का मतलब होता है एक ट्रिपलेट। ट्रिपलेट यानी 3 एलिमेंट्स का समूह, 3 एलिमेंट्स का ग्रुप। तो डोबेराइनर ने एलिमेंट्स को 3-3 के ग्रुप्स में बांटा था, यानी एक ग्रुप में 3 एलिमेंट्स, और 3 एलिमेंट्स ऐसे कि उनकी ये खासियत थी कि बाकी के 2 एलिमेंट्स जो उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनके एटॉमिक मासेस का एवरेज तीसरे एटम के मास के बराबर था, विच मीन्स द एटॉमिक मास of the third element equals to the average masses of the first 2 elements. आइए डोबेराइनर के ट्राइड्स को डिटेल में स्टडी करते हैं, उनके बारे में और डीपली अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। आखिर डोबेराइनर ट्राइड्स है क्या? तो मान लीजिए ये एक ट्रायड है जिसमें 3 एलिमेंट्स है, A, B और C। जब आप एलिमेंट A और एलिमेंट C के एटॉमिक मासेस का सम करोगे और उसे डिवाइड दोगे 2 से, विच मीन्स उन एटॉमिक मासेस का एवरेज निकालोगे, तब उनका एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट यानी B के या तो इक्वल या तो नियरली इक्वल आएगा। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम का एटॉमिक मास होता है 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39। तो जब हम
इन किनारे वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज लेंगे 7 + 39/2 विच इज इक्वल टू 46/2, तो वो हमें बीच वाले एलिमेंट यानी सोडियम एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर मिलेगा। दिस वॉज द पॉइंट ऑफ डुबराइनर। उन्होंने जिन ट्रायड्स की रचना की, यानी उन्होंने जिन एलिमेंट्स को ट्रायड्स में सजाया, वो यूं ही नहीं थे। उन एलिमेंट्स की एक खासियत थी, यानी उनमें मौजूद साइड वाले दो एलिमेंट्स का एटॉमिक मासेस का एवरेज वो बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर था। आई होप आप सभी को डुबराइनर्स ट्रायड अच्छे से समझ में आया होगा। आइए हम इसके और एक दो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहले 3 सेट ऑफ एग्जाम्पल्स वैसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें बीच वाले एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है वो बाकी दो एलिमेंट के एटॉमिक मासेस के एवरेज के बिल्कुल बराबर है। जैसे हमने इस लिथियम, सोडियम और पोटेशियम वाले केस में देखा, लिथियम का मास और पोटेशियम का मास का जब हम लोग एवरेज यानी अरिथमेटिक मीन ले रहे थे, तब हमने ये पाया कि उनका मीन बिल्कुल ही सोडियम के मास के बराबर है, एटॉमिक मास के बिल्कुल ही इक्वल। वैसे ही 2 और एग्जाम्पल्स हैं, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम और तीसरा ट्रिपलेट क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। इनका जो एटॉमिक मास होता है वो बिल्कुल सेम होता है, बाकी दो के एवरेज एटॉमिक मासेस के बिल्कुल सेम होता है बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास। दैट्स इट। दूसरा जो सेट ऑफ एग्जाम्पल है वो है नियरली सेम मास वाला, यानी आयरन, कोबाल्ट एंड निकल। इनमें जो बाकी के 2 एलिमेंट्स हैं उनका एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के नियरली इक्वल होता है। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल रुथेनियम, रोडियम एंड पैलेडियम। देन उसके बाद ऑस्मियम, इरिडियम और प्लैटिनम। सो दिस वर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ डुबराइनर्स ट्रायड्स, यानी डुबराइनर ट्रायड्स के ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनमें डुबराइनर्स रूल फॉलो होता है। लेकिन इस डुबराइनर ट्रायड रूल के कुछ डिमेरिट्स यानी ड्रॉबैक्स यानी लिमिटेशंस, और लिमिटेशंस का मतलब कमियां। यानी इस डुबराइनर ट्रायड की जो कमियां थी वो हमने अभी पढ़ी नहीं। कमियां क्या थी? उस समय पे जितने भी नोन एलिमेंट्स थे उन सारे एलिमेंट्स पे ये ट्रिपलेट या ट्रायड रूल एप्लीकेबल नहीं था। यानी ऐसे कई सारे एलिमेंट्स थे, कई सारे एग्जाम्पल्स थे जिन पे डुबराइनर अपना ट्रायड रूल नहीं लगा पा रहे थे। यानी उन एलिमेंट्स के सेट में बाकी के 2 एलिमेंट्स का एवरेज एटॉमिक मास बीच वाले के ना तो इक्वल था ना ही नियरली इक्वल। सो दिस वाज डिमेरिट ऑफ डुबराइनर्स ट्रायड, जिसकी वजह से बाकी साइंटिस्ट को मौका मिला अपना अपना ओपिनियन देने का और अपने अपने सेट ऑफ क्लासिफिकेशंस को प्रपोज करने का। एक एग्जाम्पल जो कि इस ट्रायड को फॉलो नहीं करता है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमीन। इस ट्रायड पे आप ये वाला रूल लगा के देखो तो वो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। सो दिस वाज लिमिटेशन ऑफ डुबराइनर्स ट्रायड, जिसके वजह से आगे के साइंटिस्ट के बारे में अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आइए समझते हैं न्यूलैंड के लॉ ऑफ ऑक्टेव्स को। सबसे पहले ऑक्टेव वर्ड का क्या मतलब है? जी, हर वर्ड का मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। ऑक्टेव वर्ड का शाब्दिक अर्थ होता है सप्तक, यानी इस वर्ड का लिटरल मीनिंग तो होता है सप्तक, लेकिन अगर हम इसे म्यूज़िक से कनेक्ट करके समझे तो हमें ये ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम सब ने क्लासिकल म्यूज़िक में ये तो सुना ही होगा, स रे ग म प ध नी। ये जो स से लेके नी तक स्वर है, नोट्स हैं, इन्हीं के ग्रुप्स को ऑक्टेव कहा जाता है, या हिंदी में कहें तो सातों सुरों के समूह को सप्तक कहा जाता है। खैर, हम लोग सप्तक के बारे में इस टॉपिक में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ऑक्टेव वर्ड
यहाँ पे बहुत मायने रखता है। ऑक्टेव वर्ड यहाँ पे इसीलिए मायने रख रहा है क्योंकि न्यूलैंड सर ने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, एटॉमिक मासेस के बेसिस पे जब इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तब उन्होंने एक बहुत खास तरीके की चीज़ नोटिस की। जैसे म्यूजिकल नोट्स में हर पहला स्वर 8वें स्वर के साथ मैच करता है। जैसे पहला स्वर स है, पहला नोट स है, उसके बाद रे ग म प ध नी, देन उसके बाद फिर 8वां स्वर स है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ हो रहा था, यानी जब एलिमेंट्स को एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया तो ये पाया गया कि हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज में सिमिलैरिटी शो कर रहा है। यानी पहला एलिमेंट और 8वां एलिमेंट काफ़ी सिमिलैरिटी रखते हैं आपस में, वे काफ़ी सेम है। पहला एलिमेंट लिथियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, देन 8वां सोडियम। लिथियम और सोडियम दोनों ही एक खास तरीके के मेटल हैं, दोनों की वैलेंसी 1 होती है। अगर आपको वैलेंसी या खास तरीके के मेटल्स, नॉन मेटल्स, इन सब को समझने में दिक्कत होती है तो हम उसके लिए भी डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, आप चिंता मत करें। तो हम वापस आते हैं टॉपिक पे। हर पहला एलिमेंट 8वें एलिमेंट के साथ सिमिलैरिटी शो कर रहा था प्रॉपर्टीज़ में। दूसरा बेरिलियम, वो मैग्नीशियम के साथ प्रॉपर्टीज शो कर रहा था, क्योंकि देखिए बेरिलियम के 8वें नंबर पे है मैग्नीशियम, बोरॉन से 8वें नंबर पे है एल्यूमिनियम, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। उसी तरीके से कार्बन और सिलिकॉन में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है। तो इस तरीके का पैटर्न न्यूलैंड सर ने फाइंड किया और उन्होंने दिया अपना लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आई होप आपको न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव भी अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम एक बात जान लें कि इस लॉ के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, यानी इस लॉ के भी कुछ कमियां, कुछ ड्रॉबैक्स हमें पढ़ने को मिलेंगे। इसीलिए साइंटिस्ट ने फर्दर क्लासिफिकेशंस को जारी रखा। इस रूल की क्या कमी थी वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक ही सीमित था, यानी ये जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है, पहले एलिमेंट की 8वें एलिमेंट से प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी होना, ये सिर्फ छोटे छोटे एलिमेंट्स यानी लगभग कैल्शियम तक ही सीमित है। कैल्शियम के बाद अगर आप एलिमेंट्स पे इस लॉ को, इस रूल को अप्लाई करने की कोशिश करोगे तो वहाँ आपको पहले और 8वें एलिमेंट में किसी भी तरीके की सिमिलैरिटी लगभग देखने को नहीं मिलेगी, यानी ये रूल कैल्शियम तक ही काम करता था, उसके बाद ये फेल होता रहा। और तो और जब हम इनर्ट गैसेस पे भी लॉ ऑफ ऑक्टेव अप्लाई करने की कोशिश करेंगे तो हम ये पाएंगे कि वहाँ पे भी फर्स्ट और 8 एलिमेंट में ऐसी कोई खास सिमिलैरिटी इन प्रॉपर्टी नहीं है, जिसके कारण लॉ ऑफ ऑक्टेव कैल्शियम तक ही सीमित रहा और इनर्ट गैसेस पे भी एप्लीकेबल ना हो सका। यही है इसके डिमेरिट्स। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आइए मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को समझने की कोशिश करते हैं। मेंडलीव के अकॉर्डिंग जो एलिमेंट्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी उनके जितने भी तरीके के गुण होते हैं, उनकी जितनी भी खासियत होती है, वो किस पे डिपेंड करती हैं? वो उनके एटॉमिक मासेस पे डिपेंड करती हैं, जिसको उन्होंने स्टेटमेंट में इस तरीके से बताया कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। इसका एक और मतलब ये है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक समय अंतराल के बाद, यानी एक खास वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास के बाद खुद को रिपीट करेंगी। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में हमने पढ़ा, लेकिन इनका स्पेसिफिकेशन पहला और 8वां एलिमेंट ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज यानी वर्टिकल कॉलम्स में और हॉरिजॉन्टली यानी पीरियड्स में अरेंज किया। इनके अकॉर्डिंग एलिमेंट्स में जिन जिन एलिमेंट्स में प्रॉपर्टीज़ में सिमिलैरिटी इन्हें लगती गई, उन्हें ये सिमिलर ग्रुप्स में रखते गए और इन्हें सिमिलर पीरियड्स में अरेंज करते गए। उस टाइम 63 नोन एलिमेंट्स थे जिनको इन्होंने अरेंज किया, और तो और कुछ ऐसे एलिमेंट्स जिनका इन्होंने प्रेडिक्शन किया वो बाद में खोजे भी गए, जिसके लिए इन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में स्पेस बना कर रखा था पहले से ही। इनके पीरियोडिक टेबल की काफ़ी सारी अचीवमेंट्स हैं जो हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं।
आइए समझते हैं मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को और डिटेल में। सबसे पहले, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। याद करिए, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताई थी कि हम ये सारी चीज़ें कर क्यों रहे हैं, हम क्यों एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने में लगे पड़े हैं। हमने 118 एलिमेंट्स के बारे में अभी तक जो कुछ भी समझा या जो कुछ भी समझने वाले हैं उनको इंडिविजुअली समझना, यानी उनके बारे में एक एक कर उनकी प्रॉपर्टीज़ पे विश्लेषण करना, ये हमारे बस से बाहर का तो नहीं, लेकिन काफ़ी टाइम टेकिंग है। यानी हम अपनी पढ़ाई को इतना ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहते। पढ़ाई को ईजी बनाने के लिए हमने ये सारी चीज़ें करना शुरू की थी। पढ़ाई को ईजी करने के लिए इन सारे साइंटिस्ट ने अलग अलग क्लासिफिकेशंस दिए, लेकिन कोई भी पूरी तरीके से सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहा था। यानी ज़्यादा एलिमेंट्स को ग्रुप वाइज नहीं बांट पा रहा था। किसी ने 3 में बांटा, किसी ने 8 में बांटा, बट मेंडलीव के केस में हमें कुछ ऐसा लग रहा था कि ये क्लासिफिकेशन सक्सेसफुल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़, यानी एलिमेंट्स, वैसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज़ में यानी जिनके गुणों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ थी, काफ़ी समानता थी, उन सारे एलिमेंट्स को इन्होंने एक एक कर ग्रुप्स में बांट डाला। यानी अब आपको एक ही लाइन में वे सारे एलिमेंट्स दिख जाएंगे जिनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर है। यानी आप अगर उस ग्रुप के किसी भी एक मेंबर को उठाओ और उसके बारे में पढ़ना शुरू करो तो आपको बाकी के मेंबर्स के बारे में ऑटोमेटिकली आइडिया लग जाएगा। सो दिस वाज अ वेरी बिग अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव। दूसरा, ईजी टू स्टडी एंड कंपेयर एलिमेंट्स एट वन प्लेस, यानी एक ही जगह पे बहुत सारे एलिमेंट्स की स्टडी करना, उनको एनालाइज करना, ये बहुत ईजी हो गया था काइंड ऑफ। थर्ड पॉइंट वाज प्रेडिक्शन ऑफ सम एलिमेंट्स लेफ्ट गैप्स फॉर देम। ये सबसे अच्छी बात थी कि उस ज़माने में मेंडलीव के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स नोन थे। अभी के टाइम पे 118 एलिमेंट्स है। उस समय के 63 एलिमेंट्स को उन्होंने अरेंज तो किया ही, और कुछ एलिमेंट्स की प्रेडिक्शन भी की। यानी उन्होंने ये बताया कि फ्यूचर में भी एलिमेंट्स खोजे या डिस्कवर किए जा सकते हैं, जिसके लिए उन्होंने अपने बनाए गए पीरियोडिक टेबल में कुछ गैप्स रखे। यानी अगर फ्यूचर में वो एलिमेंट्स खोजे या डिस्कवर किए जाते हैं, जो कि किए गए हैं, तो उन्हें उन गैप्स में रखा जा सके। So this was another achievement of Mendeleev. 7 horizontal rows, 8 vertical columns, यानी उनका जो पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर था उसमें 7 हॉरिजॉन्टल रोज थे, जिन्हें हम पीरियड्स के नाम से जानते हैं, और उनके पीरियोडिक टेबल में 8 वर्टिकल कॉलम्स थे, जिन्हें हम आज ग्रुप के नाम से जानते हैं। सो दीज वर अचीवमेंट्स। वे ऐसे पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने इतने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और हमारे लिए स्टडी को इजी कर दिया। चलिए अब नेक्स्ट हम इनके पीरियोडिक टेबल के क्लासिफिकेशन के डिमेरिट के बारे में भी समझ लेते हैं। हाँ, इनके पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिमेरिट्स हैं। आइए समझते हैं कि मेंडलीव के पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में क्या सीमाएं थी, क्या लिमिटेशंस थे। तो सबसे पहले पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी जो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल था उसमें हाइड्रोजन की पोजीशन को स्पेसिफाई नहीं किया गया था। यानी मेंडलीव ये बताने में असफल रहे थे कि हाइड्रोजन को आखिर रखा कहाँ जाए, हाइड्रोजन किस पीरियड का, किस ग्रुप का मेंबर है, किस ब्लॉक का एलिमेंट है, ये वो बताने में असमर्थ थे। यानी हाइड्रोजन को कोई भी स्पेसिफाइड पोजीशन नहीं दी जा सकी। सो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। सेकेंड, पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होता है, अगर मैं इस वीडियो में समझाऊँ तो इसकी ड्यूरेशन काफ़ी बढ़ जाएगी। सो देयर विल बी अनदर वीडियो फॉर द एक्सप्लेनेशन ऑफ आइसोटोप्स, आप उसे जाके देखना। तो पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स की पोजीशन को भी अच्छे से क्लैरिफाई नहीं किया जा सका था। तीसरा, वायलेटेड हिज ओन लॉ ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एट सम प्लेसेस। जैसा कि हमने पढ़ा, मेंडलीव ने भी ठीक न्यूलैंड की तरह ही एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मासेस के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, लेकिन अपना पीरियोडिक टेबल बनाते बनाते मेंडलीव शायद ये रूल खुद भूल गए। उन्होंने कई जगह पे अपने ही रूल्स को वायलेट किया।
फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले पीरियोडिक टेबल में आर्गन देन पोटेशियम आता है, यानी पोटेशियम के पहले आर्गन आता है, जिस हिसाब से आर्गन का एटॉमिक मास पोटेशियम के कंपैरिजन में कम होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में इसका उल्टा होता है। आर्गन का एटॉमिक मास 39.94 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 40, जबकि पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 ही होता है। तो यहाँ पे उन्होंने अपने ही रूल को वायलेट किया। दूसरी बार टेल्यूरियम और आयोडीन। टेल्यूरियम पहले आता है, लेकिन इसका एटॉमिक मास 127.2 है, जो कि आयोडीन विच इज़ 126.9 उससे ज़्यादा है। सो दिस वॉज द सेकेंड टाइम वायलेशन ऑफ मेंडलीव्स लॉ बाय हिमसेल्फ। तो मेंडलीव ने अपने रूल को खुद ही वायलेट किया। दिस वर द फ्यू डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। आते हैं वीडियो के आखिरी टॉपिक पे, विच इज़ हेनरी मॉजले। हेनरी मॉजले गेव द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। हेनरी मॉजले वे व्यक्ति थे जिन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में बताया। इन्होंने ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी दिया है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? सेम उसी तरीके से जैसे मेंडलीव ने कहा कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी उन्होंने किसी भी एलिमेंट के गुण को उनके एटॉमिक मास का फंक्शन बताया, यानी किसी भी एलिमेंट के गुण, चाहे वो फिजिकल हो चाहे केमिकल, एटॉमिक मास पे डिपेंड करते हैं और कुछ वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास के बाद एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिपीट भी करेंगे। लेकिन हेनरी मॉजले के अकॉर्डिंग द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। इन्होंने एक नई बात कह दी। अभी तक जितने भी साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया था, उन्होंने बढ़ते ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के बेसिस पे किया था, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बट यहाँ पे हेनरी मॉजले वे पहले इंसान बने जिन्होंने बताया कि एलिमेंट्स की जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज है वो उनके मास पे नहीं बल्कि उनके एटॉमिक नंबर पे, यानी सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे डिपेंड कर रही है। सो ही सेड कि एटॉमिक नंबर्स आर द बेसिस जिसके कारण कोई भी एलिमेंट किसी खास तरीके की फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी शो करता है, और एटॉमिक नंबर, अ सर्टेन वैल्यू ऑफ एटॉमिक नंबर के बाद ही, एटॉमिक नंबर के रिपीटिशन के बाद ही प्रॉपर्टीज में हमें रिपीटिशन देखने को मिलेगा। सो अनदर टाइम, the physical and chemical properties are the periodic function of the atomic numbers and not the atomic masses. This was all about the development of periodic table. आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगती है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ होगी केमिस्ट्री थोड़ी अलग, थोड़ी अमेजिंग। Thanks for watching.